हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आई एम विजय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो कैसे आप लोग? उम्मीद ये कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम करंट सिटी पर जो आपके PYQs हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, फिजिक्स से कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए हम लोग सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसमें कहा गया है कि इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाई। मतलब क्या है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट का क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का क्या दिया है, इक्वेशन दिया है। ठीक है। अब आपसे कहा गया है द वोल्टेज लीड्स द करंट। तो सिंपल सी बात ये है कि देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का फेज सेम तो नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कोई आगे चलेगा, कोई पीछे चलेगा। कोई आगे चलेगा, कोई क्या करेगा, पीछे चलेगा। ठीक। तो अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पर देखो, करंट हमारे पास क्या है, करंट का इक्वेशन ये है, वोल्टेज का इक्वेशन ये है। तो हमको यही पता करना है कि वोल्टेज जो है वो करंट से कितना आगे चल रहा है। ठीक। लीड्स का मतलब होता है आगे चलना, लैग्स का मतलब होता है पीछे चलना। जैसे यहाँ पे यही बोल सकता था कि वोल्टेज लीड्स द करंट, यहाँ बोल सकता था करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। तो बात एक ही है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास दिया क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है। और वोल्टेज का इक्वेशन कितना दिया है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। 99% बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी आपको लैग और लीड से क्वेश्चन निकालने हो, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ठीक है। आप निकाला करिए फेज, क्या निकाला करिए, फेज। जैसे मैं इसका बोल दूं कि ये वाला फेज कितना है, फाई वन है, वैसे लिख दे रहा हूँ। फाई वन मान लेते हैं, हमारे पास कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स। ठीक है। और ये जो साइन के अंदर लिखा रहता है ना, इसे हम लोग फेजर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास फाई टू कितना है, ये है ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है। अब हमको निकालना है कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो सिंपली हम लोग क्या कर दें, फेज डिफरेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, फेज डिफरेंस। क्लियर हो रही है यहाँ तक बातें? ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल टू फाई टू माइनस क्या कर दीजिए, फाई वन। कोई एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस माइनस में नहीं दिखिएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल टू फाई टू। फाई टू मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा, सिक्स। यहाँ तक बातें क्लियर है, क्या चीजें? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कितना निकल गया है, डेल्टा फाई। ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स। क्लियर है क्या? ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फेज डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, देखिए हो जाएगा पाई बाई थ्री। ठीक है। प्लस पाई बाई सिक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा सिक्स। ठीक है। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू पाई प्लस पाई, दैट इज कितना, थ्री पाई बाई सिक्स। तो डेल्टा पाई कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया थ्री पाई बाई कितना हो गया, सिक्स। और इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है। कितना आ जाएगा, पाई बाई टू। ठीक। अब देखो थोड़ा यहाँ से हम कुछ और कंक्लूजन बताना चाह रहे हैं। जो इतना तो ठीक है, हमारे लिए चीजें आसान थी, हम लोगों ने बता दिया कि चलो ठीक है, पाई बाई टू आ गया। इसका सिंपल मतलब क्या रहा, इसका सिंपल सा मतलब ये रहा कि जो वोल्टेज है ना, वो 90 डिग्री करंट से आगे चल रहा है। ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन ऐसे भी लिख देता, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है। और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बात वही है, बात वही है। ठीक है। वोल्टेज यहाँ से क्या है, करंट से 90 डिग्री क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन ए क्या है, एकदम करेक्ट है। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये चीजें बता दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, इस लेक्चर जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने के बाद हम एसी का वन शॉट ले लेंगे, पूरी थियरी। ठीक है।
पूरा डेरिवेशन सारे के सारे हम सब चैप्टर वाइज कराते चले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के पहले सारे डेरिवेशन सारे कॉन्सेप्ट को मैं समराइज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। हाँ, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। अक्सर हमने देखा है कि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं आपको, और बच्चों से सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है ना, एमसीक्यू में। ठीक है, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा अनुभव किया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है एमसीक्यू और असर्शन रीजन में। ठीक है, तो बस इस चीज को लेकर के हमने एक क्वेश्चन यहाँ पुट किया, और ताकि सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है एक कैपेसिटर एक्ट्स एज इनफिनाइट रेजिस्टेंस फॉर। ठीक है, कह रहा है कैपेसिटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, किसके केस में, डीसी के केस में, एसी के केस में, डीसी और एसी दोनों के केस में, ना तो एसी और ना ही डीसी में। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली वायर के केस में उसे हम लोग आर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कैपेसिटर जो होता है करंट के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसे हम लोग आर नहीं लिखते। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ऐसे इंडक्टर अगर क्या कर रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के पाथ में, उसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है। ठीक, तो एक्चुअल में क्या है हमारे पास, हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर कैपेसिटर या फिर हम बोल सकते हैं इंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस ना देकर के इसका एक नया नाम देते हैं, उसे बोलेंगे, ठीक है, कैपेसिटिव। कैपेसिटर होगा तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव। ठीक है, और इंडक्टर होगा तो क्या बोलेंगे, इंडक्टिव। ठीक है, रिएक्टेंस क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग लिखते हैं एक्ससी से, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिखते हैं एक्सएल से। थोड़ी बात को समझिएगा यहाँ से। जो एक्ससी आता है ना, वो आता है अपने पास 1/ओमेगा सी। ठीक है, और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसे हम लोग कितना देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, 2πf/c। ठीक है, अब देखो यहाँ बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। और एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2πf/एल। अब एक एक चीज को समझिए, बस अगर ये समझ गए तो समझ लो कि चीजें एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, तो देखो हमारे पास होता क्या है, जो करंट्स होती है ना, वो करंट दो तरीके की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एसी, और एक को बोलते हैं डीसी। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का वेरिएशन। ठीक है, इसी तरह से करंट और भी आपके वायु में पूछ लिया जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट। इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए वो जो फ्लो हो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एसी करंट है। एसी करंट में क्या होता है, वो लगातार क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। ठीक, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसकी कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होगी। ठीक, अपने इंडिया की बात करें तो ये होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। यही अगर यूएसए की बात करेंगे तो कितनी होती है, लगभग 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। लेकिन डीसी क्या होती है, वो करंट कांस्टेंट रहती है। जैसे 5 एम्पियर अभी है, 2 घंटे बाद ही 5 एम्पियर रहेगी, 2 दिन बाद ही 5 एम्पियर रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट वेरी नहीं करती, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। अब ध्यान से समझिए। अगर हम कहते हैं कि भाई कैपेसिटर के केस में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, डीसी के केस में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो हमको सिर्फ यहाँ कैपेसिटर का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्ससी अपने पास क्या हुआ, ये आ गया 2πf/c। ठीक है, अब देखो डीसी के केस में क्या है, एफ जीरो होता है। अगर हम लोग एफ जीरो रख देंगे ना, तो यहाँ हमारे पास कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कुछ भी हो, ठीक है, ये जीरो होते ही कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को डीसी में इसलिए नहीं लगाते, ये क्या करेगा भैया, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इनफिनाइट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ब्लॉक्स दी, ठीक है, डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं एसी में, तो एसी के केस में क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है। याद होगा, इसलिए करंट सिटी में हम लोग नॉर्मली कैपेसिटर को नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वहां हम लोग लगभग डीसी का एनालिसिस करते हैं। कुछ केसेस में पढ़ते हैं तो वहां हम लोग बताते भी हैं
कि ये जो हमारे पास स्टडी स्टेट है या करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला केस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, जब एसी के केस की बात करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी, और एफ नॉन जीरो है तो एक्ससी भी नॉन जीरो होगा। क्लियर है क्या ये बातें? ठीक है, तो ब्लॉक करता है डीसी, इसका दूसरा नाम ओपन सर्किट भी है। क्या नाम है? ओपन सर्किट। ठीक। अब यहाँ पूछा गया था इनफिनाइट रेजिस्टेंस का ऑफर करेगा। ठीक है, डीसी के केस में करता है, एसी के केस में नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, a coil having an inductance of 1 by pi Henry and resistance of 300 ohm is connected to 200 volt and 200 hertz AC source। ठीक है, the phase angle between voltage and current। ठीक है, कभी भी आपको रेजिस्टेंस के सिवा कोई भी सर्किट दी जाए, चाहे कैपेसिटर या इंडक्टर, और कह दिया जाए फेज फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, फेज, तो आपके लिए मैं एक शानदार तरीका बताता हूँ। tan फाई सीधा लिखा करिए, और इसे लिखा करिए एक्स बाई आर। क्या लिखा करिए, एक्स बाई आर। ठीक है, और एक्स क्या होगा, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो नेट रिएक्टेंस। ठीक है, और एल और सी और आर सब हो। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा जो एक्सियल डिफरेंस एक्ससी आता है। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला है, इसे ध्यान रखिए। इसे क्या रखिए, ध्यान रखिए। जैसे अब हमारे केस में यहाँ पे क्या कहा है, इंडक्टर है, तो हम एक्स को क्या लिखेंगे, एक्सएल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सएल। और एक्सएल कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो होता है ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो होता है 2 पाई इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है अपने पास, कितना दी गई है, तो बोलोगे सर ये तो है अपने पास 200 हर्ट्ज। ठीक है, और एल बोलोगे सर एल तो है अपने पास कितना, 1 बाई पाई। तो पाई से पाई को क्या करो, कैंसिल कर दो आप, कितना आ गया आपके पास, ये हुआ 400 ओम। है रेजिस्टेंस ही तो ओम ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। क्लियर है? ठीक। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 300 ओम। क्या दिया है, 300 ओम। अब पूछो बताइए फेज कितना है, तो बोलोगे सर tan फाई निकाल लीजिए आराम से। तो tan फाई कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा अपने पास एक्सएल बाई आर। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक्सएल कितना है, देखिए ये आया है 400, और आर कितना आया है 300। ये कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 4/3। हमको निकालना है फाई, तो बोलोगे सर अगर tan फाई आ गया है तो फाई कैसे होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक, अगर इसी तरह से पूछ लेता, ठीक, ये हमारे पास कौन सा इंडक्टर केस था, कैपेसिटर केस पूछ लेता तो क्या लिखते हम लोग, tan फाई को लिखते सीधा सीधा एक्सी बाई। ठीक, ये कौन सा केस है, ये हमारे पास जब सी और आर सर्किट होती है या आरसी सर्किट होती है। ठीक है, अगर एल सी आर सर्किट होती तो क्या कर लेते हैं हम लोग, tan फाई लिखते, tan फाई लिखते हैं यहाँ पे एक्सियल डिफरेंस एक्सी बाई आर। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इससे आपके 99% केसेस में, ठीक है, आसान हो जाएगा, बिना डिफिकल्टी के आप टैकल कर जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द करंट पास्ड इन एन इंस्ट्रूमेंट इन एन एसी सर्किट। ठीक है, ये करंट दिया गया है, I इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t एम्पियर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज V इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t - π/3 वोल्ट। द पावर लॉस इन इंस्ट्रूमेंट। तो पहली बात, जब हम लोग डीसी पढ़ते थे तो पावर को बोलते थे वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई करने से। ठीक, लेकिन जब हम लोग एसी पढ़ते हैं तो वोल्टेज और करंट को सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, फेज डिफरेंस आता है। क्या आता है, फेज डिफरेंस। क्लियर? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एवरेज पावर होता है ना, वो कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो होता है V0 I0/2 इंटू होता है कॉस फाई। ठीक, इस कॉस फाई को थोड़ा याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर
फैक्टर, ठीक। और पावर फैक्टर को हम लोग इसको नॉर्मली आर बाई जेड भी लिखेंगे कहीं कहीं। क्या लिखेंगे? आर बाई जेड। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। जेड क्या है? इम्पीडेंस है सर्किट का। क्या है? इम्पीडेंस है सर्किट का, ठीक। तो जेड यहाँ ध्यान रखिएगा क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए एकदम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी तो हम अपने कंटाप से यहाँ सारी चीजें सही कर लेंगे। चलिए, तो पी एवरेज हमको निकालना है। क्या निकालना है? पी एवरेज। तो पहले हमको वी नॉट आई नॉट, तो वी नॉट आई नॉट तो पा ही जाएंगे। इन दोनों में फेज कितना है? तो बोलोगे सर ये वाला तो साइन ओमेगा टी है और ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई थ्री है। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाई थ्री एंगल पीछे चल रहा है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना है? वो है, बोलोगे सर ये तो है अपने पास, फेज डिफरेंस जो है वो बोलोगे सर कितना है ये? तो ये तो अपने पास है पाई बाई थ्री, ठीक है। आपको मेंशन करना हो तो कर सकते हो। यहाँ वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, ये बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ हमारे पास आई नॉट कितना होगा? तो बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 2 एम्पियर। बोलोगे वी नॉट कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा अपने पास कितना? 5 वोल्ट, ठीक। तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा? पी एवरेज, ये हो जाएगा अपने पास 5 इंटू 2 बाई 2 इंटू कॉस, ठीक है, कॉस 5। कॉस 5 मतलब कितना? पाई बाई थ्री। क्लियर है? एक एक चीज है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। पाई बाई थ्री मतलब कितना होता है? कॉस 60, और कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो पी एवरेज जो आया वो कितना आया? 5/2। और 5/2 मतलब कितना हुआ? 2.5 वाट, 2.5 वाट, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ आपको एडिशनल चीजें बता दे रहे हैं। क्या एडिशनल चीजें पूछी जाती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। एडिशनल चीज पूछी जाती है बेटा आपसे कि ये बताइए, ठीक है। एक तो पूछा जाता है कि हमारे पास करंट फ्लो करती है लेकिन पावर डिसिपेट नहीं होता, जिसे आप लोग नाम सुने होंगे तो वाटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का सिंपल मतलब होता है कि करंट फ्लो करे, ठीक है, लेकिन पावर डिसिपेशन ना हो। तो आपको याद होगा वाटलेस करंट का मतलब ये है कि पी एवरेज जीरो आ जाए। पी एवरेज क्या हो जाए? जीरो। पी एवरेज जीरो तब होगा जब कॉस फाई या फिर फाई कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो वाटलेस करंट के केस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। वाटलेस करंट जब भी कहे, इसका मतलब होता है कि करंट फ्लो करे, करंट क्या करे? फ्लो करे, लेकिन एवरेज पावर लॉस हो, जीरो हो। क्या हो? एवरेज पावर लॉस जीरो हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। याद होगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली सी सर्किट में, ठीक है, और प्योरली एल सर्किट में, प्योरली एल सर्किट में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एवरेज पावर कितना आता था? जीरो आता था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है? इनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वाटलेस करंट या वाटलेस सर्किट, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है साथ साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, in an LCR circuit with L is equal to 8 Henry, C is equal to 0.5 microfarad and R is equal to 100 ohm in series, ठीक है। मतलब ये क्या है? LCR सर्किट का सीरीज है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको मालूम है कि जब हमारे पास LCR सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, करंट को फेड करते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि करंट क्या होती है? वेरी करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ। स्पेशली किसके साथ वेरी करती है? फ्रीक्वेंसी के साथ। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद होगा, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में, ठीक, जब हम लोग वहां पे इम्पीडेंस निकाले थे जेड, तो वो अपने पास कितना आया था? वो आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, हमें क्या करना है? हमें करंट करना है मैक्सिमम। तो आपको मालूम ही है भैया, करंट मैक्सिमम तब होगी
जब हम लोग आई निकाले तो आई कितना हो गया वी बाई जेड। ठीक है, जेड अपना क्या हो जाए, जेड हो जाए मिनिमम, जेड क्या हो जाए मिनिमम। यहाँ बातें क्लियर हो रही सारी चीजें। ठीक, तो जेड मिनिमम होगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, अगर जेड मिनिमम हो, जेड मिनिमम कब होगा, तो जेड मिनिमम तब होगा भाई जब जेड इज इक्वल टू कितना हो जाए, आर हो जाए। मतलब क्या हो जाए, एक्स सी और एक्स एल दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, अगर कभी भी एलसीआर सर्किट में, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा सर्किट रेजोनेंस में चली जाती है, हमेशा क्या चलती है, सर्किट रेजोनेंस में चली जाती है। और रेजोनेंस के केस में जो सर्किट होती है रेजोनेंस तो गई, तो जो बिहेवियर होता है वो प्योरली रजिस्टिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्योरली रजिस्टिव। ये बातें सारी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बातें। अब देखो नेक्स्ट चीज समझते हैं हम लोग कि अगर एक्स सी इज इक्वल टू एक्सएल हो गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखो याद होगा, एक्स सी को अभी हम लोगों ने लिखा था 1/ओमेगा सी, और एक्सएल को क्या लिखा था, तो बोलोगे सर इसको लिखे थे ओमेगा एल। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/एल सी। ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/एल सी। तो देखो ओमेगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/√एल सी। ये फार्मूला होता है, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। इसे हम लोग कुछ नया नाम दे देते हैं ओमेगा नॉट, ताकि एक चेंजिंग रहे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो देखो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा अपने पास, ये हुआ 1/एल। तो एल देखो भाई कितना है, ये है 8 है मेरी। ठीक, बोलोगे सर सी, सी है 0.5 माइक्रो फेरेड। माइक्रो का आप बदलो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁷ ठीक है, क्लियर है ना। फेरेड में 10⁻⁶ होता है, पॉइंट हटाए हैं तो एक पावर और बढ़ गई, 10⁻7 हो गया। ठीक, और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट 1 ये हो जाएगा 40, तो इसको लिख देते हैं 4 × 10⁻⁶। 10⁻⁻6 जब बाहर जाएगा तो वहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 × 10⁻³ भाई 10⁻³ को ऊपर लेके जाओगे भाई तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻³ दैट इज 1000/2 कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, 500 रेडियन पर सेकेंड, 500 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये अपने पास निकल के आंसर है। एक एक चीज क्लियर है क्या, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन एसी सर्किट shown the power factor 0.6 if applied voltage is 220 volt at 50 hertz, the value of resistance। आपको बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ सीबीएसई देने जा रहे हैं तो सीबीएसई डिपार्टमेंट बनाता है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट भी पूछ लिया, पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो सारा का सारा सेटअप बन जा रहा है, एक क्वेश्चन में कई चीजें इंफॉर्मेशन आपसे पूछ ले रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देखो पावर फैक्टर, मैंने कहा था कि पावर फैक्टर अगर कहीं भी कहता है तो पावर फैक्टर का मतलब कितना होता है, ये होता है भाई कॉस फाइव। क्या होता है, कॉस फाइव। और कॉस फाइव कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो होता है R/Z, और यही दिया है कितना, 0.6। तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं क्या कि भाई जेड जो है ना अपने पास, ये है R/0.6, और R/0.6 का मतलब कितना होता है, 10 से मल्टीप्लाई 10 डिवाइड करोगे तो 10R/ कितना हो जाएगा, 6, दैट इज कितना, 5/3R। ठीक है, आप समझिएगा बात को। तो यहाँ से हमको मिल गया इस सर्किट का, ठीक है, इम्पीडेंस। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास आर और एक्स सी है तो इसमें जो होता है, ठीक है, जो रिलेशन होता है कि आर और एक्स सी ये दोनों कितने होते हैं, इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर या इम्पीडेंस लिखते हैं जब हम लोग सी आर सर्किट, तो कैसे लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक, अब आपको मालूम है जेड तो हमको मालूम है कितना है, 5/3R। इसको भी स्क्वायर करो, इधर भी स्क्वायर करो, तो रूट हट जाए अपने पास, प्लस कितना हो जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 25/9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स सी स्क्वायर। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा 16 ना, 9 सब्ट्रैक्ट होगा 25 में से, कितना हो जाएगा 16। 16 r² बाई कितना हो जाएगा 9, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4/3r, दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, तो अब तो बता ही लोगे। आर कितना हो जाएगा यहाँ से निकल के, बोलो सर आर हो जाएगा 3/4 ऑफ एक्स सी। ठीक है। और यहाँ पे एक्स सी कितना दिया है, एक्स सी कितना दिया है, तो बोलो सर एक्स सी तो क्लियर है क्वेश्चन में, कितना 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 30/4। 30/4 का मतलब कितना आया 7.5। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे टॉपर भी इस क्वेश्चन को जल्दी से नहीं कर पाएंगे। मींस 95% बच्चे इस क्वेश्चन को मिस्टेक करके आ जाएंगे। इसलिए आप इसे अच्छे से समझ के जाइए। ठीक है। कि पावर फैक्टर से हमको जेड निकालना होगा, जेड की हेल्प से तब हम जाके यहाँ पे आर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज हम आर फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी डाउट बनता है, ठीक है, सेशन देखिए, कमेंट सेशन बताइएगा। हम आगे के लेक्चर में वो आपका डाउट कंसिडर करके, ठीक है, उसे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो नेक्स्ट है, ए साइनसॉइडल वोल्टेज Vt is equal to 100 sin 500t is applied across a purely inductance of L is equal to this. The current through the circuit is, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिए, आपके पास जो अप्लाइड वोल्टेज है ना भाई, वो कितना दिया है, Vt इज इक्वल टू, ये दिया है 100 साइन 500t। ठीक है। और इंडक्टेंस की वैल्यू बताई गई है, कितनी है 0.02 हेनरी। ठीक है। पूछा है करंट थ्रू द क्वाइल। ठीक। तो करंट थ्रू द कॉइल क्या होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी हम इंडक्टर में एसी को लगाते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम किसी कॉइल में एसी को लगाते हैं, ये इंडक्टर है या कॉइल है, ठीक है, इसमें अगर हम एसी को लगाते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपको याद होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट लैग कर जाती है 90 डिग्री और वोल्टेज लीड कर जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। तो ये अपने पास कैसी है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है, वोल्टेज लीड्स, हमें क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई/2। ठीक है। अपने पास एक्चुअल में जो करंट का इक्वेशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ये चीज सबको क्लियर है क्या, ये चीज सबको क्लियर है क्या। ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास I0 कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, ये तो हम जानते ही निकालना। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ V0 कितना है 100 है, ठीक है, हमारे पास I0 कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये I0 हो जाएगा V0 बाई कितना है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा XL। कितना हो जाएगा XL। और यहाँ कितना हो जाएगा V0, तो बोलोगे सर V0 तो दिया 100, और XL की बात करूँ तो कितना हो जाएगा ओमेगा L। ओमेगा होता है 2 पाई f। ठीक है। एफ कितना है अपने पास देखो 500। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है एल, एल दैट इज 0.02। ठीक। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो सारी वैल्यूज 10 में ही दी गई है, इसका मतलब क्या है कि जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली देखो, ये टू, ये दो जीरो कैंसिल हुआ, ठीक है, ये 5 दूनी 10, बहुत क्लोज टू ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये 10 एम्पियर आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब हमें असल समस्या झेलनी है कि सर ये कितना आएगा। ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, I0 कितना आ गया 10 एम्पियर साइन, ओमेगा अपना कितना रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, ध्यान रखिएगा, 500t माइनस पाई। अब सवाल उठता है कि भाई इनमें से आएगा कौन सा, तो आप लोग मैथ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मैथ। अब उसी का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हुआ साइन, इसे हम लोग दिमाग लगा के माइनस कॉमन ले ले, तो भाई बन जाएगा पाई/2 माइनस 500t। क्लियर है क्या। और आपको मालूम है साइन 90 - थीटा कितना होता है, तो बोलोगे सर ये तो कॉस थीटा होता है, कितना होता है कॉस थीटा, तो पहले ये माइनस से पहले माइनस निकाल लो, ये हुआ यहाँ पे -10 साइन, और 90 - थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है,
90 में से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा -10 कॉस 500 ये आपके पास आंसर आएगा। और हम इसकी गारंटी लेते हैं, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि बच्चे सॉल्व करते वक्त 30 क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आएगा हम कौन सा रिलेशन लगाएं इसमें। ठीक है, तो वो अक्सर क्या करेंगे, 100 इतना करके दिया है तो इसमें से कोई मार देंगे, साइन वाला कोई मार देंगे, कॉस वाले उनको दिमाग जाता ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट। क्या सब चीजें क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। An AC circuit has resistance 100 ohm, C is equal to 2 microfarad, and L is equal to 80 milli, ठीक है, हेनरी, कनेक्टेड इन सीरीज। द क्वालिटी फैक्टर कितना हो? ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़े हैं क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो आपको याद होगा क्यू से लिखे थे। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है ओमेगा नॉट एल बाई आर, याद है क्या? ओमेगा नॉट एल बाई आर। और मैंने कहा था क्वालिटी फैक्टर क्या मेजर करता है, मेजर्स द शार्पनेस ऑफ द कर्व, शार्पनेस ऑफ द कर्व। ठीक है, जैसे रेजोनेंस हुआ था तो उसमें हमने कहा था कि देखो कब कब जो है कर्व शार्प रहता है, कब कब नहीं रहता। मैंने कहा था कि अगर क्यू ज्यादा है, अगर क्यू क्या है, ज्यादा है, तो शार्पनेस ज्यादा होगी, शार्पनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो शार्पनेस के प्रोपोर्शनल होता है, शार्पनेस से क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक, और आपको याद होगा ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा जब हम क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर ग्राफ ड्रा किए थे, ग्राफ ड्रा करने में बताया था कि अगर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा आता था, ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कम आता था, जो ग्राफ होता था एकदम फ्लैटेंड हो जाता था ऐसे करके। ध्यान रखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो इस बात को थोड़ा रिकॉल कर दे रहे हैं, फिर कैलकुलेशन आप अपने से खुद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास ऐसे आता था, ये होता था हमारे पास कौन सा, ये होता था ओमेगा वाला रीजन। ठीक है, इधर होता था क्या, करंट। ठीक, तो हमने देखा था जब रेजिस्टेंस ज्यादा था ना तो ग्राफ ऐसे करके आता था, आर हाई होता था, याद है क्या आप, तो याद आ गया होगा। जब आर मॉडरेट होता था तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके आता था, ये आर मॉडरेट था, ये और क्या था, मॉडरेट था। ठीक है, दिक्कत होगी ना, पूरी थियरी हम पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा, एकदम से एक लेक्चर लूंगा जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे का चलेगा, उसमें पूरी थियरी को वन शॉट कवर करेंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, और जब हम लोग देखे थे रेजोनेंस के केस में क्या होता, आर एकदम कम आता था, ग्राफ एकदम ऐसे बन जा रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा ही टेढ़ा हो गया है, ये ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके और ऐसे बन जा रहा था एकदम से। ठीक है, ये क्या क्या था, आर लो रहता था एकदम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो एकदम पीक टाइप बन रहा है। तो हम लोग क्या देखे थे भाई कि अगर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो जो ग्राफ है ना एकदम ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, शार्पनेस ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, ये भी रिलेशन पूछा गया है एग्जाम में कई बार। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, ये हुआ अपने पास ओमेगा नॉट। अब देखो ओमेगा नॉट नहीं दिया है, ठीक है, ओमेगा नॉट नहीं दिया है, तो आपको याद होगा जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ओमेगा नॉट अभी अभी आया था अपने पास, कितना आया था, 1/√LC। पीछे भी जब हमने सॉल्व किया था ओमेगा नॉट कितना था, 1/√LC, और ये कितना हुआ, L/R। तो यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास, Q इज इक्वल टू 1/R। देखो यहाँ से एक L से एक L कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा √L/R, सॉरी L/C, L/C, ये फार्मूला रहा। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो Q इज इक्वल टू 1/R, तो R कितना दिया 100, तो इसलिए देते हैं 1/100। ठीक है, √L, तो बोलोगे सर एल कितना है, ये है 80 मिली हेनरी, हम लोग कन्वर्जन कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 8 × 10⁻²हेनरी। ठीक है, C कितना है, 2 माइक्रोफैराड, मतलब 2 × 10⁻, कितना, -6। ठीक, देखो 2 से इसको कैंसिल करो 4 होगा, ये जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, +4।
हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू इज इक्वल टू 1/100, 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 10⁴, 10⁴ कितना बनेगा, 10⁴ स्क्वायर रूट बनेगा। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, अपने पास क्वालिटी फैक्टर कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। ये वन ऑफ दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एसी आप पढ़ रहे हैं तो इनको बिना पढ़े एसी इनकम्प्लीट मानी जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे पिक किया है ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए उसमें, ठीक है। चलिए एक शब्द और, बैंड विड्थ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, से ध्यान रखिएगा। बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, इसी में आता है, ठीक है। तभी और हम 1 से 2 लेक्चर लेंगे, उसमें सारी चीज कवर कर लेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईएमएफ इज गिवन बाई ET is equal to 8 sin omega t plus 6 sin 2 omega t, the RMS value of EMF। ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 99% लोग फिर से इस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं हिंट कर रहा हूँ, सारी चीजों को आप सॉल्व करिएगा। देखो जब हम लोग निकालते थे आरएमएस, तो मैंने कहा था कि पहले क्या करिएगा, पहले करिएगा स्क्वायर, तो वोल्टेज है तो वोल्टेज का स्क्वायर करो। फिर क्या करना है आपको, मीन लेना है, फिर क्या करना है, मीन लेना है, फिर क्या करना है, रूट लेना है। ये चीजें क्लियर हो, ठीक। अब हमें क्या करना है, वी आर एम एस लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले करेंगे वी का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, फिर क्या करेंगे, रूट लेंगे, ठीक है। आप जब पूरे प्रोसेस में सॉल्व करोगे तो याद होगा, हमने कहा था कि हम लोग पहले निकालते हैं वी स्क्वायर का एवरेज, और एवरेज निकालने का तरीका था कितना, 0 to t, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर डी टी अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आता है 0 to t, ठीक है, डी टी। क्लियर है। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए है, आप सॉल्व करिएगा पूरा रख करके, ठीक है। रख करके सॉल्व करेंगे, पूरी वैल्यूज अपनी आती जाएगी, ठीक है। फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, 5√2 वोल्ट। ये आपके लिए टास्क है, निकालिएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा देखो, सारी चीज समझ लो। हमने कहा था कि भाई जब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, तो हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो कितना बच जाएगा, 32। कितना बचा, 32। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, 32 ये 18 ये कितना हुआ, 50, कितना हुआ, 50, ठीक है। और जो यहाँ पे 2ab वाला टर्म होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास कितना निकलेगा, रूट के अंदर 50, रूट के अंदर कितना निकल के आएगा, 50, क्योंकि जब ये सॉल्व करोगे ना तो 50 आएगा। फिर उसका रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तो आप खुद से करिएगा एक बार ट्राई, ठीक है, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, और ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ET इज इक्वल टू 200√2 साइन, ठीक है, 100t is connected to 1 microfarad capacitor through an AC emitter. The reading of emitter shall be। बस मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पिक किया है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि करंट जो चार होती हैं उनमें से एमीटर कौन सी रीडिंग मेजर करता है, ठीक है। तो एमीटर जो मेजर करता है वो आरएमएस करंट मेजर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास दिया गया है वोल्टेज का इक्वेशन, तो इससे हम लोगों को पता चल जाए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाई, ठीक है। यहाँ से देखो जो पीक वैल्यू निकल जाएगी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 200√2 वोल्ट। क्लियर है। ओमेगा कितना आ जाएगा, तो बोलो सर ओमेगा तो हो जाएगा 100, ठीक है। अब कह रहा है जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड, ठीक। तो हम लोग एक काम करें, इसका रिएक्टेंस निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। और 1/ओमेगा सी का मतलब कितना हुआ, ओमेगा है 100 और सी है 10⁻⁻⁶, तो कितना है 10⁻⁻⁴, दैट इज 10⁻⁴ ओम हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि जो रीडिंग होगी मीटर की होती है आरएमएस। आरएमएस निकालो कैसे, तो पहले निकालना पड़ेगा हमको आई नॉट। आई नॉट कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो हो जाएगा ई नॉट बाई कितना, एक्स सी। और ई नॉट बोलोगे सर कितना है, ये है 200√2 अपान एक्स सी, दैट इज 10⁻⁴।
10 टू पावर 4 से दो पावर से दो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 2√2 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतने एम्पियर आया। लेकिन अभी ये आई नॉट अपने फाइनल आंसर नहीं है। मैंने कहा था कि जो डिवाइसेस मेजर करती हैं वो आरएमएस वैल्यू मेजर करती हैं, तो हमको निकालना पड़ेगा आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा I0/√2। और I0/√2 का मतलब कितना हुआ 2√2, ठीक है, डिवाइड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, अब डिवाइड बाई √2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हुआ। आई आर एम एस यहाँ से कितना निकल के आया, बोलोगे सर ये हो जाएगा 100 से डिवाइड करोगे 2 को तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर। ठीक, लेकिन सारे आंसर मिली एम्पियर में दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करें, जो 10 से डिवाइड होगा तो कितना बना देगा अपने पास ये, ठीक है, 0 ठीक है। इसे हम लोग 10 से जब डिवाइड करेंगे, देखो तो कन्फ्यूजन हो, सी से बदल दो इसको, ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² एम्पियर। ठीक, और इसे हम लोग क्या करें, मिली एम्पियर बनाना है तो क्या करोगे, ये 10 से मल्टीप्लाई किया 20 हुआ, ये कितना हो जाएगा 10⁻³ और इसे लिखेंगे कितना 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। क्लियर है सारी चीजें क्या, क्लियर है सारी चीजें क्या, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर। ठीक, आप क्या करिए, अगर आपको चैनल पे अच्छा लग रहा हो कंटेंट, ठीक है, बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, इसे ज्वाइन जरूर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे हम लोग शार्ट नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट की पॉइंट वगैरह करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।